गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आपकी पॉलिटिकल साइंस की +1 आर्ट क्लास का सेकंड बुक का थर्ड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम चुनाव और प्रतिनिधित्व है। इस लेसन में आपका पूरा ही चुनाव की प्रक्रिया कि किस तरीके से भारत में तथा अन्य देशों में चुनाव कराए जाते हैं, प्रतिनिधि चुनाव जीतते हैं, और चुनाव आयोग की भूमिका कि चुनाव आयोग क्या कार्य करता है तथा उसके क्या अच्छाई हैं, क्या कुछ उसमें कमियां भी हैं, किस किस क्षेत्र में किस तरीके से जो उम्मीदवार होते हैं वो जनता को प्रभावित करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें बारीकी से आपको समझाया जाएगा। तो आज आपका ये स्टार्ट करते हैं। पहला ही पॉइंट आपका है कि चुनाव का अर्थ। चुनाव का अर्थ से क्या मतलब है कि काफ़ी लोगों में से किसी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति को चुना जाता है, तो वो एक प्रकार से आप उस व्यक्ति का चुनाव करते हो। तो उसी प्रकार है कि भाई जो एक चुनने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक गांव है या कोई जनता है या कोई स्कूल कॉलेज है, उसमें से किसी व्यक्ति को निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनना या चुनकर आगे भेजना, वही चुनाव प्रक्रिया कहलाती है, चुनाव कहलाता है। वो उसका प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपके कॉलेज से कोई लड़का चुना गया है, आपने मान लीजिए इसको मेंबर चुना, प्रधान चुना, तो आपके जो मान लीजिए 100 लोगों में से एक चुना आपने, तो आपके 100 लोगों की आवाज़ वो अकेला वहाँ पर रखेगा कि भाई ये लोगों की ये मांग है, लोगों को इस क्षेत्र में कार्य करने चाहिए। आपकी बातों को वो आगे रखता है, इसलिए क्योंकि जितनी जनसंख्या होती है वो सभी तो एक जगह इतने काफ़ी संख्या में एकत्रित नहीं हो सकते, जो मीटिंग वगैरह होती है, तो उस तरीके से वो उस व्यक्ति को चुना जाता है और वो प्रतिनिधित्व के रूप में आपका वहाँ पर आपका सवाल जवाब जो भी आपके होते हैं, आपकी तरफ से कह सकते हो कि अपना विचार रखते हैं और आपके हितों की बात करते हैं। तो ये है चुनाव, क्योंकि सभी लोग न जाकर किसी एक व्यक्ति को चुनकर अपनी बातें किसी के सामने रखवाना या मनवाना, वही चुनाव प्रक्रिया कहलाता है, चुनाव का अर्थ कहलाता है। अब आ जाते हैं कि भाई चुनाव के प्रकार कितने होते हैं, कि आप किस तरीके से चुनते हो। किसी व्यक्ति को चुना भी जाता है तो किस आधार पर चुनते हो, किस तरीके से चुनते हो। तो चुनाव के जो प्रकार है उसमें पहला आपका चुनाव है प्रत्यक्ष चुनाव और दूसरा है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो पहले मैं आप इनका मतलब ही आपका पता होगा कि प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है कि जब आम जनता डायरेक्ट रूप से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है तो वो प्रत्यक्ष चुनाव हो जाता है। जैसे आपके लोकसभा के, एमएलए के या ग्राम पंचायत वगैरह के, ये आपके होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। जबकि आपके जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, वो कह सकते हो कि आप जनता चुनती है लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष तरीके से क्या, कभी राज्यसभा के किसी लोगों ने चुनाव आज तक डाले ही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव जो व्यक्ति जो जीतते हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, जो हमारे द्वारा चुने गए एमएलए हैं, पार्षद वगैरह, मुख्यमंत्री हैं, ये जो एमएलए बनते हैं ये हमारे तरफ से, हमारे राज्य से उन लोगों का चुनाव करते हैं जिसकी तरफ में ज़्यादा एमएलए, मान लीजिए 2 कैंडिडेट खड़े हुए और उसकी तरफ में ज़्यादा जो उम्मीदवार वोट देते हैं वो जीत जाता है, जिसके पास में कम वोट रहते हैं वो हार जाता है। तो इस तरीके से कह सकते हो कि ये अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाता है जो आपके राज्यसभा का होता है। लोकसभा का होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब आ जाते हैं भाई प्रत्यक्ष चुनाव की जो विशेषताएं हैं ये क्या क्या हैं, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, वो चीज़ें हैं। तो जो प्रत्यक्ष चुनाव है वो कह सकते हो कि एक पूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर कार्य करती है, क्योंकि जनता खुद उसमें भागीदार होती है। अगर दूसरा बात ली जाए तो उसमें ये होता है कि भाई जो चुनाव प्रणाली है, मतदाता हैं जो आम जनता है और जो प्रतिनिधित्व आप चुनते हो उम्मीदवार है, उसके बीच में सीधा संबंध रहता है। आपको वो बाई फेस
आपसे कह सकते हो कि जान पहचान रहती है उसकी, और आप उसके आधार पर ही उनको मत देते हो, अपना वोट देते हो। तो इनसे इन दोनों के बीच में गहरा संबंध बना रहता है। एक दूसरे के साथ में कह सकते हो कि धोखा वगैरह इस तरीके से नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो अगर एक पॉइंट और भी शामिल किया जाए कि भाई जो ये प्रणाली है प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाली, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली वाली, इसमें कह सकते हो कि लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास होता है। राजनीतिक चेतना क्या होती है, लोग थोड़े जागरूक हो जाते हैं कि भाई हाँ, हमारा भी कुछ महत्व है, हम भी सरकार निर्माण में हिस्सेदार हैं, जो सरकार बनती है उसमें हमारा भी हाथ होता है, हम अपने मत के द्वारा किसी भी सरकार को बहुमत दे सकते हैं तथा मतलब कह सकते हो किसी भी सरकार को सत्ता में ला सकते हैं तथा किसी भी सरकार को विपक्ष में बैठा सकते हैं। तो ये जनता के लोगों में एक थोड़ा सा विश्वास पैदा होता है, जो राजनीतिक चेतना कह सकते हो, और जो प्रतिनिधित्व को कोई गलत भी कार्य करने से रोकती है। इस तरह की जो प्रणाली है वो डायरेक्ट लोगों के हित में, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि भाई एक दूसरे लोगों को बाई फेस जानते हैं, तो इस तरीके की वो कार्रवाई नहीं करते हैं जिससे लोगों का नुकसान हो या कोई गलत कार्य करते हैं तो फिर उसको कह सकते हो कि उनका राइट टू रिकॉल का भी ऑप्शन होता है, लेकिन उस आधार पर ऐसे कुछ नहीं किया जाता, किसी भी को वापस वगैरह नहीं बुलाया जाता है। अभी पंचायत में लागू करने के लिए किया था ये राइट टू रिकॉल का, भाई अगर सरपंच चुना जाता है तो उसके 1 साल बाद उसको हटाया भी जा सकता है जनता के द्वारा ही। जो ग्रामीण जनता है वही एक एप्लीकेशन के रूप में कह सकते हो कि एप्लीकेशन लिखेंगे, उसमें जितनी भी टोटल गांव की जनसंख्या, अगर उससे 50% जनसंख्या जो वोटर हैं वो सिग्नेचर करते हैं कि इनको हटाना चाहिए, तो वो अपने पद से हट जाएगा, कह सकते हो कि दोबारा से दूसरे उम्मीदवार को निर्वाचित किया जाएगा। तो ये इस तरीके, लेकिन वो अभी वो विधानसभा में नहीं पारित हो पाया, तो अभी उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में एक दूसरे में सीधा संबंध होता है, जानकारी होती है तथा कोई गलत कार्य जनता के अहित के कार्य भी नहीं कर सकता, हित के कार्य करता है, और लोगों में थोड़ा विश्वास भी बनता है कि भाई हमारे भी हिस्सेदार है। अब आ जाता है कि अप्रत्यक्ष आएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की विशेषता है इसमें और इसमें, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में ये देखना। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में क्या होता है कि ये चीज़ें दोनों तरीके से हैं कि भाई इसमें जैसे योग्य उम्मीदवारों का चुनाव होता है, अगर एक क्षेत्र से, विशेष क्षेत्र से चुनाव लिया जाएगा तो जहाँ वहाँ के लोग रह रहे हैं उसी प्रकार के लोगों का चुनाव होता है। लेकिन इसमें भी कह सकते हो कि ये जो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है योग्य व्यक्तियों के चुनाव का। जो अगला है कि इस प्रणाली में जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है इसमें राजनीतिक दलों का प्रभाव कम हो जाता है, जबकि जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है उसमें राजनीतिक दलों का प्रभाव काफ़ी रहता है, कह सकते हो उसमें रिश्वत वगैरह भ्रष्टाचार का भी प्रभाव रहता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है, जिन देशों में जैसे सामाजिक है, राजनीतिक या आर्थिक पिछड़ापन पाया जाता है, उन देशों के लिए यह प्रणाली उपयुक्त होती है, कह सकते हो कि सही होती है, क्योंकि जिस देश में या उस समाज में आर्थिक, राजनीतिक और ये पिछड़ापन पाएगा वहाँ ना तो इतनी सुविधाएं हो पाएगी कि हर क्षेत्र में चुनाव कराया जा सके, हर गांव में ये सारी मशीन वगैरह और अरेंजमेंट किया जा सके चुनाव का। तो इसलिए वहाँ संसाधनों की कमी होने के कारण भी इस तरीके का ये जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है ये उपयुक्त है कि भाई एक गाँव से एक व्यक्ति को वो भेज देते हैं अपने गाँव में ही चुनाव करके, उसके बाद वो आगे जाकर फिर और व्यक्तियों का चुनाव करता है। इस तरीके से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है वो उसमें हितकारी होती है। और जो ये उपयोग जो है कि भाई जिन देशों की जनसंख्या अधिक होती हैं, अभी तो कह सकते हो कि वर्ल्ड में वैसे तो इंडिया दूसरे नंबर पर ही है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कह सकते हो कि ज़्यादातर क्षेत्र में, एक राज्यसभा को छोड़कर कुछ विशेष क्षेत्र में, नहीं तो आपके प्रत्यक्ष चुनाव ही कराए जाते हैं। तो ये चीन जैसे देश हैं और अधिक आबादी, मान लें आने वाले समय में और अधिक आबादी बढ़ जाती है तो इस तरीके की प्रणाली को अपनाया जा सकता है, ये वहाँ पर कारगर साबित होती है जहाँ अधिक जनसंख्या होती है। तो ये है आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव। अब आ जाता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है कि सार्वभौमिक का मतलब कि सभी को बिना किसी भेदभाव के
एक निश्चित आयु पूरी करने के बाद वोट देने का अधिकार देना ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। भारत में कितने उम्र को वयस्क माना गया है? 18 वर्ष को। ये कह सकते हो ये उम्र पहले कितनी थी? 21 वर्ष। कब घटाई गई? 1989 में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये है कि भाई किसी को भी जाति धर्म आदि के बिना भेदभाव के, चाहे वो किसी भी धर्म का है, कोई भी कार्य करता है, ना रंग भेद के आधार पर भी कोई किसी तरीके से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जिस भी व्यक्ति, चाहे वो कह सकते हो कि पुरुष है या महिला है या किसी भी धर्म से जाति से, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उसको स्वतः ही वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। कहने का मतलब कि बिना भेदभाव के एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद वोट देने का अधिकार मिल जाना ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है कि किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए, विशेष क्षेत्र में जो चुनाव करवाए जाते हैं, या कह सकते हो कि विशेष भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर उतने ही उम्मीदवार चुनाव में उतारे जाते हैं, या कह सकते हो कि सीट उतनी ही की जाती है कि जितने उम्मीदवार चुने जाते हैं। और ये चुनाव कह सकते हो कि किस आधार पर किए जाते हैं? ये एकल में आ जाते हैं। आगे नेक्स्ट आएगा एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। उस क्षेत्र में है कि जितने व्यक्ति चुने जाने हैं पूरे देश को उतने ही चुनाव क्षेत्रों में बांट देना प्रादेशिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। अब लोकसभा चुनाव होते हैं, टोटल 545 सीटें होती हैं, तो सभी राज्यों के मिलाकर टोटल 545 सीटों में ही पूरे भारत को बांट दिया जाता है। और केवल लोकसभा में कितने सदस्य ही लिए जाते हैं? 545 ही लिए जाते हैं। इस टाइम कह सकते हो ये सिचुएशन होती है कि 543 पे चुनाव होते हैं प्लस 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, तब जाकर ये 545 बनते हैं। तो ये होता है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का। अब आ जाता है नेक्स्ट एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र तथा बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र में क्या अंतर है? एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र का तो इससे जो प्रादेशिक है उससे मिलता जुलता ही है कि जब कोई एक देश को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देना जितने के उम्मीदवार चुने जाने हैं, प्रतिनिधि चुने जाने हैं। प्रत्येक चुनाव क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि को निर्वाचित किया जाता है, तो उसे एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल आपका भारत है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में इनमें ऐसा ही है कि एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र को ही अपनाया गया है। दूसरा है बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र। बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र में होता है कि हर क्षेत्र से उतना ही नहीं, किसी क्षेत्र से मान लीजिए 2 व्यक्ति भी चुने जाते हैं, किसी से 3 भी चुन लिए जाते हैं, या फिर एक क्राइटेरिया दे दिया जाता है कि भाई 10 गांव हैं और 10 गांवों में से 10 कैंडिडेट चुने जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि जो इसमें उम्मीदवार मान लीजिए खड़े हो गए 30 10 गांव में, हर गांव में से 3, लेकिन जो टॉप 10 रहेंगे जिनको सबसे ज़्यादा मत मिलेंगे वो 10 ही चुने जाएंगे। तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर गांव से 3 ही चुने जाएं या 1 चुना जाए। एक गांव से 5 भी चुने जा सकते हैं, एक गांव से 1 भी नहीं, 0 भी हो सकता है। तो ये इसमें कोई नहीं है, इसमें क्राइटेरिया दी भाई 10 गाँव से 10 व्यक्ति चुने जाने हैं, तो वो 1 से भी हो सकते हैं, 2 भी, 3 भी, ऐसे भी हो सकते हैं, किसी गांव से 0 भी हो सकता है। तो ये होता है बहुसदस्य वाला कि उसमें कोई ये नहीं है कि भाई एक गांव से एक ही सदस्य। तो इस तरीके का एग्जांपल आप इससे समझ सकते हो कि भाई बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। अब नेक्स्ट आपका है कि कार्यात्मक प्रतिनिधित्व कार्यप्रणाली। कार्यात्मक प्रतिनिधित्व कार्यप्रणाली कह सकते हो या व्यावसायिक भी कह सकते हो।
इसमें होता है कि जो व्यक्ति जिस आधार पर कह सकते हो कि जो व्यक्ति जैसा काम करता है उस एक समाज से एक व्यक्ति को चुना जाना, एक प्रतिनिधि को चुना जाना, ये कार्यात्मक या व्यावसायिक चुनाव क्षेत्र कह सकते हो। चुनाव क्षेत्र को ये किसी भौगोलिक दृष्टि के आधार पर या उस आधार पर नहीं बांटते हैं, या फिर कह सकते हो लंबाई चौड़ाई के आधार पर नहीं बांटते हैं। ये एक ग्रुप बना देते हैं कि भाई ये किसान का क्षेत्र है तो किसान से एक उम्मीदवार चुना जाएगा। ये कह सकते हो भाई व्यवसाय के आधार पर हैं, सुनार वगैरह है तो यहाँ पर कह सकते हो एक सुनार से चुना जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग ये बने होते हैं और इनमें से सभी को अलग अलग आधार पर एक एक उम्मीदवार या दो दो कह सकते हो उम्मीदवार दे दिया जाता है। तो ये होता है व्यवसाय के आधार पर, जो जिस तरीके का व्यक्ति काम करता है उस प्रत्येक व्यवसाय में से एक व्यक्ति दो व्यक्ति को चुना जाना, ये व्यवसायिक या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व कार्य प्रणाली कहलाता है। तो अब इसमें आगे कुछ जो बचा है, लगभग ये आज की पॉइंट मैंने क्लियर किए। फिर भी कोई अगर पॉइंट रह जाता है तो आप डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। आगे इसमें जो पॉइंट कुछ चुनाव से तो संबंधित थे, एक या दो पॉइंट ही बचे हैं। बाकी आगे इसमें पॉइंट इस लेसन में आपका किया जाएगा कि चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव आयोग की स्थापना कैसे हुई, कितने सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, चुनाव आयोग के क्या कार्य हैं, क्या क्या दोष हैं, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वाली वीडियो में आपके की जाएगी क्लियर।